हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो JAIB MCQ सीरीज में आपका स्वागत है और PPB में आज हम लोग मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए, मॉड्यूल डी क्लास नंबर 3, फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। देखिए, तो मेरा नाम है अरविंद सर और मैं आपके साथ जुड़ता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर, और या फिर आप हमारे साथ QR कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉडली बीन यूज्ड अंडर 2 डिफरेंट एवेन्यूज इन बैंकिंग। वन इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी एंड अदर इज, तो देखो, एक तो कम्युनिकेशन होता है और कनेक्टिविटी होता है, दूसरा क्या है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट, जिसे DRM कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी पुराने तरीके को बदल के नए तरीके से बिजनेस करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या डेटा लीक प्रिवेंशन। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारा आंसर होगा बी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो BPR इज द करेक्ट आंसर। देखिए, IT हैज बीन यूज्ड इन 2 एवेन्यूज इन बैंकिंग। बैंकिंग में 2 एवेन्यूज पे काम करता है IT, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी फर्स्ट थिंग, सेकंड BPR यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो IT enables sophisticated product development, better market infrastructure, reliable technique for risk control, and help in financial intermediaries to reach geographically distant and diversified market। अब आपके लिए एक वर्ड आया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है BPR? मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल देखिए, अगर आपने हमारी फाउंडेशन क्लास में देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है जो पुराने तरीके से चलता हुआ बिजनेस है, कोई पुराने तरीके से चल रहा, ओल्ड है ना, ओल्ड मेथड से रन कर रहे हैं। अब ओल्ड मेथड से रन करने की वजह से इसके साथ कुछ खामियां हैं। एक तो प्रोडक्शन कम हो रहा, क्या हो रहा, प्रोडक्शन कम हो रहा। ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, सेफ्टी एम्प्लॉइज की कम है, सेफ्टी की भी बात आ रही है। दूसरा, मार्केट रीच, अगर हम बात करें तो मार्केट जो रीच होती है वो भी कम है। ठीक है दोस्तों, अब इस बिजनेस को इस ओल्ड पर्सन का नया लड़का आया मार्केट से पढ़ के सीख के, और उसने इसमें क्या किया, चेंजेस किए। ठीक, और चेंजेस कर रहे क्या, उसने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या ली, हेल्प ली और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा, एम्प्लॉय सेफ्टी भी बढ़ी, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने मार्केट रीच भी बढ़ाई, जिससे इनकी ओवरऑल क्या हो गई, सेल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी पुरानी तकनीक को नए तकनीक से करना ही हमारा क्या कहलाता है, मोटे तौर पे लेमन स्टाइल में BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब बात करें, हाउ कैन एन एम्प्लॉय वर्क एथिक्स बी आइडेंटिफाइड, कैसे आप वर्क एथिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एम्प्लॉय के अंदर। ठीक, थ्रू देयर एंगेजमेंट विद देयर वर्क या जॉब, उस व्यक्ति का उसके जॉब के प्रति क्या एंगेजमेंट है, क्या डेडिकेशन है। थ्रू देयर रिलेशनशिप विद कलीग्स, उसके कलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स, सीनियर्स के साथ, वेंडर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। थ्रू देयर कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स के साथ क्या कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल आर करेक्ट। वाई? बिकॉज हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज है उसकी वर्क एथिक्स को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये जो तीनों क्वालिटीज दी गई हैं वो उस एम्प्लॉय के वर्क एथिक्स के रिगार्डिंग ही प्रोवाइड की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ अब देखिए, वन कैन अंडरस्टैंड एन एम्प्लॉय वर्क एथिक्स बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के अंदर आप वर्क एथिक्स को देखना चाहते हैं तो आप ऑब्जर्व और एनालिसिस करके देख सकते हैं। द वे एम्प्लॉय फील अबाउट द जॉब, वो रास्ता, वो अपनी जॉब के प्रति क्या सोचता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज के रिगार्डिंग। इट इंगेज विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना इंगेज्ड है। गेट अलोंग विद सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स इन वर्क मैटर्स, क्या वो अपने वर्क मैटर्स में अपने सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के साथ मिलकर काम करता है। वैल्यू द टास्क, क्या वो अपने टास्क को वैल्यू देता है। कम्युनिकेट द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फिर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑलवेज इट्स क्रिएटर इनोवेटर यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट्स एंड। ठीक, अलाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो टू यूज सच वर्क, बिल्कुल अलाउड नहीं करता है। प्रोविट्स एनी थर्ड पार्टी यूज ऑफ सच वर्क, बिल्कुल सही है, कोई थर्ड पार्टी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन यूज नहीं कर सकता, तो रोकेगा थर्ड पार्टी को कि वो इसको यूज ना करे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सीधे सीधे। एनीवन एल्स ओनली
फॉर नॉन प्रोबेटेड यूज, कोई भी मतलब नहीं। डाइल्यूट द क्रेडिटिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस स्पेस, ये भी गलत है। तो वो हमेशा थर्ड पार्टी को उस आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करने से रोकेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, डन है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू अ क्रिएशन एंड एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप ऐसा कोई एसेट्स क्रिएट करें, किया जाए किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा और किसी के भी द्वारा, यूजिंग हिज और हर क्रिएटिविटी इनोवेशन, और इस एसेट्स को क्रिएट करने में उस व्यक्ति ने अपनी क्रिएटिविटी या इनोवेशन का यूज किया हो। अगर उसने इनोवेशन का यूज किया है, फिर से समझ लीजिएगा, अगर उसने इनोवेशन के तहत अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो फिर वो कहलाएगा पेटेंट। उस पर क्या मिलेगा उसको, आमतौर पे पेटेंट्स होंगे। ठीक। और अगर उसने क्रिएटिविटी के तहत बनाया है तो उसे क्या मिलेगा, कॉपीराइट। क्या मिलेगा दोस्तों, कॉपीराइट। ठीक। तो याद रखिएगा कॉपीराइट। तो यहाँ पे जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के आधार पे, जिसे हम पेटेंट और कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वही इन्होंने बताया, सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल्स एंड एनी अनऑथराइज यूज ऑफ सच आईपी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर कोई भी इसका अनऑथराइज यूज करता है तो उसके लिए सख्त मनाही है, अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ लैंड, उस देश के कानून के तहत। ठीक है दोस्तों। तो सम एग्जांपल्स ऑफ आईपीआर, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, इनोवेटिव प्रोसेस एंड मेथड्स एक्सेट्रा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज पेटेंट। पहली कैटेगरी पेटेंट होती है जिसमें इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं। सेकंड होता है कॉपीराइट, लिटरेरी वर्क, फिल्म, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, ऑल दीज आर द कॉपीराइट्स। तो इन सब पे आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट। तो मैंने क्या बताया, जब क्रिएटिविटी की बात होती है वहां पे कॉपीराइट, जहां पे इनोवेशन की बात होती है वहां पे पेटेंट। बस इसको याद रखोगे, फटाक से आंसर लगा दोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा जरूर। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स फॉर द डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कितने प्रिंसिपल्स लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। बी एन श्री कृष्णा कमिटी की रिकमेंडेशन पे डेटा प्रोटेक्शन के लिए कितने प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो पहला है 5, 7, 9 और 11। बताइए कितने प्रिंसिपल। बी एन श्री कृष्णा कमेटी से क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है, तो 100% प्रायिकता है। ठीक है, गारंटी नहीं है, प्रायिकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन तक सीमित नहीं रखते। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो बी एन श्री कृष्णा के वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी पढ़ना है कि वो क्या कहते हैं। तो टोटल इन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए हैं। कितने दिए हैं, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए कितने प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं, गिवन बाय द बी एन श्री कृष्णा, मिस्टर बी एन श्री कृष्णा। ठीक है, बी एन श्री कृष्णा साहब ने 7 प्रिंसिपल दिए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए हैं, 7 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 प्रिंसिपल्स। किसके रिगार्डिंग है, डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। किसने दी है, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा साहब ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए, अगर हम बात करें तो 2018 में बी एन श्री कृष्णा साहब ने आइडेंटिफाई किए हाउ मेनी प्रिंसिपल, देयर आर 7 प्रिंसिपल्स। ठीक है, विच रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी, एग्नोसिस्टिज्म। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इंक्लूड द चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। पहला जो नियम है कि जो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें इनमें भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम अडॉप्ट कर पाए जो भी चेंजेस हो रहा है। फिर लिखा डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा साउट एंड प्रोसेस्ड शुड बी मिनिमल एंड द नेसेसरी। तो डेटा कम से कम लोगों के पास जाए, है ना, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, और तभी जाए जब जरूरी है। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ऑटोनॉमी। किसी भी व्यक्ति से उसकी क्या लेना, मतलब कंसेंट को लेना, है ना, कहीं ना कहीं जरूरी है। तो जब भी आप किसी का भी डेटा यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट से ही करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर, ठीक है, डेटा कंट्रोलर की भी अकाउंटेबिलिटी देखी जाएगी। पेनल्टीज फॉर रॉन्गफुल प्रोसेसिंग, ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से डेटा प्रोसेस करता है उसके लिए पेनल्टीज होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। ठीक है दोस्तों, तो इनकी ऊपर बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। IT has been used in 2 avenues in banking
कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। अभी हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट है। द contours of the three major functions of the bank have been changed: access to liquidity, transformation of assets and monitoring of risk। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यहां पे पहला और दूसरा दोनों ही आंसर हो जाएंगे, यानी आपका सी आंसर सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके 100% करेक्ट हैं। तो इनका कहना क्या है कि आईटी हैज बीन यूज्ड टू एवेन्यूज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। कॉन्टूर्स ऑफ द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ द बैंक हैव चेंज। इसके आने से तीन मेजर फंक्शंस में चेंज मिला है। एक्सेस टू द लिक्विडिटी में चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स में आया है, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। ये चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका कहना क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? व्हाट इज द पीरियड फॉर विच प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू पेटेंट ओनर फॉर देयर इन्वेंशन। अगर कोई व्यक्ति कोई इन्वेंशन करता है, क्या करता है? इन्वेंशन। इन्वेंशन माने कोई खोज, ठीक है, इन्वेंशन करता है, तो उस पे इसको क्या मिलेगा? इनोवेटिव है, इनोवेशन है, तो इस पे मिलता है पेटेंट। क्या मिलता है? पेटेंट। तो अगर हम पेटेंट की बात करें तो कितने दिन का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है? 10 ईयर का प्रोटेक्शन है, 50 ईयर का है, 20 ईयर का है, लाइफ टाइम का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कितने ईयर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 20 ईयर्स, 20 साल का प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कितने साल का? 20 साल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रोडक्ट को या प्रोसेस को जिसको मतलब इन्वेंशन किया गया हो, जो कि किसी काम को नए तरीके से करने की बात करता हो या कोई नया टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हो किसी प्रॉब्लम का, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेटेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? पेटेंट कहते हैं। और पेटेंट प्रोवाइड पेटेंट ओनर विद द प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जनरली 20 ईयर्स। 20 साल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 20। आप सभी के लिए हमारी एक इंफॉर्मेशन भी है, इसको भी आप समय समय पर देखते चलिए जिससे अवेयरनेस रहे। ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आपके लिए नया बैच आ गया है। 1999 रुपए में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेएआईबी डीबीएफ एस्पायरेंट्स के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, जेएआईबी एमसीक्यू बैच नवंबर 2025 आपके लिए अवेलेबल है, एमसीक्यू बैच। और ये 2499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फ्री जेएआईबी फाउंडेशन बैच आपको इसके साथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा इन रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ। इनमें से किस चीज को या किस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं किया बीएन श्रीकृष्णा रिपोर्ट में डेटा प्रोटेक्शन लॉ के रिगार्डिंग? ठीक है, पहला है टेक्नोलॉजी एग्नोसिस्टिज्म। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा था, यानी ये सही है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा प्रोवाइडर, ठीक, और डेटा मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अब आपकी ये तीन ऑप्शन है, अभी मैंने पढ़ाए हैं, सभी आपको पढ़ाए हैं। तो अब आपको आंसर देना है कि विच वन इज करेक्ट, है ना। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहले तो ये समझ लो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होना चाहिए दूसरा और तीसरा, यानी आंसर तो बी हो गया। चलो अब देखो बी क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डेटा प्रोवाइडर की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डेटा कंट्रोलर। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। फिर तीसरा उन्होंने क्या लिखा है? अगला स्टेटमेंट क्या लिखा था? अगला स्टेटमेंट क्या लिखा था वहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या लिखा है? अगला स्टेटमेंट में, एक मिनट खोल दूं इसको, अगला स्टेटमेंट क्या था? अगला स्टेटमेंट था डेटा मैक्सिमाइजेशन। तो आपने पढ़ा था डेटा मिनिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों क्या है? एरर है। सो इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, दिस टू फैक्टर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द बीएन श्री कृष्णा इन देयर रिपोर्ट फॉर द डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। अब देखिए, रिपोर्ट ऑफ कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्री कृष्णा 2018 आइडेंटिफाई 7 प्रिंसिपल्स।
तो देखो उन्होंने डेटा मिनिमाइजेशन की बात की है और उन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी की बात की है वो डेटा कंट्रोलर की बात की है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, वहां पे मैक्सिमाइजेशन लिखा है और यहाँ पे क्या है, मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो आपके लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए क्या लिखा है, इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। जैसे आज का जो समय है पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर। बैंक इन इंडिया हैव शिफ्टेड टॉवर्ड्स ऑनलाइन सर्विसेज एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। आज जो भी बैंक का काम है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना है और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ऑनलाइन, है ना। तो एबीसी बैंक इंप्लीमेंटेड अ कस्टमर डेटा एनालिटिक सिस्टम। एबीसी बैंक ने इंप्लीमेंट किया कस्टमर डेटा एनालिटिक्स सिस्टम टू पर्सनलाइज सर्विस एंड रिकमेंडेशन। कस्टमर को कौन सी सर्विस चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। However, concern arose about the potential misuse of customer data and bank ability to safeguard sensitive information। अब यहाँ पे क्या खबर आई कि कस्टमर डेटा के साथ मिसयूज किया गया है और बैंक उसको ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या रखना चाहता है, सेफ गार्ड रखना चाहता है। सो व्हाट प्राइमरी कंसर्न अराइजेस फ्रॉम एबीसी बैंक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कस्टमर डेटा एनालिटिक्स सिस्टम एज पर द केस स्टडी। तो यहां पे पहला लिखा इनएक्यूरेट सर्विस रिकमेंडेशन। इनएक्यूरेट सर्विस की तो बात ही नहीं। कस्टमर रेजिस्टेंस टू द डेटा शेयरिंग, पोटेंशियल मिसयूज ऑफ कस्टमर डेटा। यहां पे कस्टमर के डेटा का मिसयूज किया जा सकता है। तो यहां से हम समझ गए इस क्वेश्चन से कि यहां पे पोटेंशियल मिसयूज की बात की गई है, किसकी, डेटा की। किसके डेटा की, कस्टमर के डेटा की। तो केस स्टडी पॉइंट आउट द कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ कस्टमर डेटा फॉलोइंग एबीसी बैंक implementation of customer data analytics system. So this indicate that the primary concern is related to the security and privacy of customer data. तो यहां पे जो कंसर्न है वो किसका है दोस्तों, सिंपल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ कस्टमर डेटा की बात यहां पे की गई है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो विसल ब्लोइंग है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान या इंपॉर्टेंस है। टू हाइड करप्शन एंड रॉन्ग डूइंग, छुपा देना गलत है। टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिस, ये हो सकता है। टू इंक्रीज फियर अमंग एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा डर बनाना। टू अवॉइड पनिशमेंट फॉर अनएथिकल बिहेवियर। तो अब देखो अगर आप पढ़ के भी आंसर दोगे ना, अगर आपने एक बार यूनिट्स को पढ़ा है, सिर्फ आपने अपने सिलेबस को पढ़ा है, तो भी आप आराम से आंसर दे पाओगे। टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको मतलब उससे बचना। तो विसल ब्लोइंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सर्व एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक्चुअली जो विसल ब्लोइंग होता है वो क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है फॉर द मिसकंडक्ट अलाउइंग द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस इशू लाइक फ्रॉड, करप्शन एंड अनएथिकल बिहेवियर बिफोर दे कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और लीगल पेनल्टीज। ठीक है, तो ये भविष्य में नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो, प्रिवेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को। विसल ब्लोइंग की महत्वता या जरूरत बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नीड फॉर बैंक इन ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग देयर एम्प्लॉइज। बैंक की क्या जरूरत होती है जब वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है या ग्रूमिंग करता है। ठीक है, टू इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर, कोई बैंक नहीं कहता भाई अपने एम्प्लॉय से कि आप अनएथिकल बिहेवियर करो। टू प्रिवेंट विसल ब्लोइंग से बचाने की बात भी नहीं करता है। टू बिकम एथिकल प्रोफेशनल, जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की बात की जाती है वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि जो बैंक का एम्प्लॉय है वो कैसा बने, एथिकल प्रोफेशनल बने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बैंक ट्रेन एंड ग्रूम देयर एम्प्लॉइज टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड एंड अडहियर टू ethical standard, making them professional capable of navigating complex financial situations with integrity। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, देखिए, हु इज प्रोटेक्टेड अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 के तहत किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। पब्लिक सर्वेंट्स ओनली, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज ओनली, पब्लिक सर्वेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, एनजीओ वर्कर्स ओनली। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 11। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। हु इज प्रोटेक्टेड अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर
का एम्प्लॉय हो, सर्वेंट हो, तो दोनों ही तो विसल ब्लोअर के तहत प्रोटेक्शन को प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो, द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन 2011 रीनेम एज द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इन इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट हु डिस्क्लोज alleged corruption and misuse of the power by other public servant in government bodies, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉइज विसल ब्लोइंग करते हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन इंप्लीमेंटिंग विसल ब्लोअर पॉलिसी इन इंडिया। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा सीबीसी है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, टू इन्वेस्टिगेट करप्शन, टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर। देखो, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना ये भी सीबीसी का ही काम है। टू ओवरसी पब्लिक सेक्टर बैंक, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनका कहना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीसी। सीबीसी का काम क्या था, चीफ विजिलेंस कमीशन को सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी करप्शन वगैरह होता है उसकी शिकायत आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पास कर सकते हैं। टू इंश्योर कंप्लायंस, इसका काम क्या है कि ये सुनिश्चित करेगा कंप्लायंस को विद द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। सो द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर serve as a designated agency in India to receive complaint of corruption and misuse of the office, to protect whistleblower from the victimization or punitive action as part of its role implementing whistleblower policy। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डन है, क्लियर है। चलो, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। यदि आप अपनी जेएआईबी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट सिलेबस के साथ, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारे महापैक के साथ जुड़ें और यहाँ पे आप IEIFS, PPB, AFM और RBWM चारों सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ आपके लिए क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। तो 1 ईयर महापैक 3999 और 2 ईयर महापैक 5999। वहीं पे 6 मंथ महापैक 2799 रुपए में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 2025 नवंबर एग्जाम को। एमसीक्यूज केस स्टडी जिन दोस्तों को पढ़ना है वो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जेएआईबी एमसीक्यू बैच नवंबर 2025 2499 में। और अगर आपको किसी भी यूनिट में लगता है कि मुझे लैक है, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे तो मैक्सिमम चीजें हम समझाते ही जाएंगे, बशर्ते आपको क्या देखना होगा, आपके पास फ्री जेएआईबी फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, तो आपको कहीं से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एएफएम कोई इंडिविजुअल पेपर जिनका भी रह गया, IEIFS का रह गया या PPB का रह गया या RBWM, तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर इंडिविजुअल पेपर आपका रह गया है और कम समय में आप उसी पेपर को टारगेट करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच AFM, PPB, IEIFS, RBWM 799 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स जेआईबी अवेलेबल है और ये भी 1224 रुपए में आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए टेलीग्राम हमारा जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर। और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसीलिए मॉड्यूल डी से स्टार्ट किया, पहले मॉड्यूल डी, फिर मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल ए और फिर मॉड्यूल बी। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो, यही टारगेट है। बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि नवंबर 2025 सिंगल अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई करने हैं हमें अपने सभी सब्जेक्ट, और PPB में 60+ टारगेट। थैंक यू वेरी मच।